Hello and welcome to all dear students. Today we will start a new topic that is the function. तो ये कैलकुलस का हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसी वजह से आज थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कि ये आपको लेक्चर किस तरह से स्टडी करना है और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो आप किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ फंक्शन और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट। माय नेम इज AS यादव, ऑथर ऑफ .2 और डिटेल में जाने के लिए वेबसाइट आप विजिट करें। वहाँ पर कोर्स डिफरेंट कोर्स आप देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ कोर्स लाइक tplive.quota.com। तो फंक्शन है, बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले। यह हमारा एक बेसिक टॉपिक है जो कैलकुलस में और एक चैप्टर में काम आएगा। जस्ट लाइक जिसके बाद है ना हम स्टडी करने वाले हैं ITF, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। प्रॉपर आपको जो प्लानर मिला हुआ है कोर्स वो आपका फॉलो होगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को रिकॉर्डेड अगर फॉर्म में देख रहे हैं तो किस तरह से देख पाएंगे। ओके, सो लेट्स शेयर अगेन वेलकम टू TPLive। दिस इज द इंट्रोडक्शन सेशन लाइक। तो आप है ना पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा। इन केस अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करने हैं तो ये मैं बता देता हूँ। आप या तो मोबाइल, अगर आपका एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर पे जाएं। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पर टाइप करें TPLive स्पेस कोटा, तो वहाँ पर, या आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट करें www.tplivequota.com। वहाँ पर आप जाएं तो इस तरह का आइकन वहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे तो ये दिखेगा आपको, ये आपका लोगो दिखेगा। जस्ट एज यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर आप वेबसाइट के थ्रू अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो वेबसाइट पे इस तरह का एक बैनर दिखाई देगा। उस बैनर पर जस्ट एज आप क्लिक करें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। आप मोबाइल के थ्रू हाउ टू रजिस्टर ऑन दिस एप्लीकेशन, तो आप बेसिक मोबाइल या तो मोबाइल नंबर एंटर करें या ईमेल आईडी के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिंपल, जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो एक OTP रिसीव होगा, उस OTP के थ्रू आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, यस। एंड थर्ड थिंग कि बहुत सारी चीज़ें ना जो आपको स्टडी मटेरियल, आपको जैसे फ्री बहुत स्टडी मटेरियल हमने इस पर अपलोड कर रखा है। जस्ट लाइक आपके ऑल टाइप ऑफ PDFs, NCERT PDFs, या आपकी बात करें JEE से रिलेटेड पेपर्स, JEE प्रीवियस ईयर पेपर्स, नीट प्रीवियस ईयर पेपर, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, बहुत सारे पेपर्स यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल गिवन है। जैसे आप लिस्ट में देख सकते हो, ये सारे आपको आइटम है ना, आइटम, ये सारे आइटम वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नीट प्रीवियस पेपर, सैम्पल पेपर, वीडियो लेक्चर्स पेपर, बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पर आपको गिवन होंगे। प्री फाउंडेशन स्टडी मटेरियल जो आपके जूनियर क्लासेस के लिए काम आता है। मोटिवेशनल सेशन, ये बहुत ज़रूरी है ना, ये भी आपको मोटिवेशनल, इंडिया के बेस्ट मोटिवेशनल सेशन वहाँ पर आपको गिवन रहेंगे। ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद कोर्सेज हमारे क्या क्या हैं, तो IIT JEE, नीट, CBSE, प्री फाउंडेशन, ये सब कोर्सेज अपने ओलम्पियाड्स, सारे एग्जाम की तैयारी आप TPLive के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन कि ऑनलाइन क्लासेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग है कि ऑनलाइन क्लासेज में एक तो आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस डाउट सॉल्विंग फैसिलिटीज, आपके कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट पेपर, असाइनमेंट, DPP एटसेट्रा, ऑल ओवर फैसिलिटी मिलेगी। और बच्चों ये आपको जिस तरह से आप ऑनलाइन में फील करते हो उससे भी बेटर आप ऑनलाइन में आपको फील होगा। जिस तरह से आपको कोर्स है, जैसे लेट्स सपोज आप एक फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 है, तो सबसे पहले फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 का ये वाला लेक्चर वहाँ पर आपको एज ए PDF फॉर्मेट में मिलेगा। देन वीडियो लेक्चर्स प्ले होगा, उसके बाद आपके डाउट क्लियर रहेंगे, या उससे रिलेटेड कोई अगर टेस्ट पेपर है तो टेस्ट पेपर ही वहाँ पर असाइन गिवन होगा। आप इसको देख के सकते हैं। एक तो वीकली स्टडी शेड्यूल भी मिलेगा आपको कि किस तरह से आप प्लानिंग करनी। जैसे मैं इस फंक्शन में बताऊंगा कि आपके कितने नंबर ऑफ लेक्चर है, कितने नंबर ऑफ लेक्चर में आप इसको कवर कर सकते हैं। ऐसे आपको वीकली स्टडी शेड्यूल मिलता है आप जब कोर्स में असाइन होंगे। तो नेक्स्ट डाउट सेशन आप कर सकते हैं। वर्क एट लो बैंड, बताना बहुत ही कम इंटरनेट की जरूरत होती है, या इसको ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं जहाँ पर इंटरनेट की रिक्वायरी नहीं होगी, तो ऑफलाइन मोड में भी आप देख सकते हैं। ये लाइव सेशन में अटेंडेंस वगैरह ही प्रॉपर होती है। आप मोबाइल के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू या टैबलेट के थ्रू, वॉट एवर जो भी आपके पास डिवाइस है आप उसके थ्रू इसको देख सकते हैं लेक्चर लाइव क्लासेज। सेकंड, नो ट्रेवल रिक्वायर्ड, कोई ट्रेवल नहीं, जाना आना है नहीं क्लास में। जैसे आप स्टडी रूम में बैठे हैं आप, है ना, आप और आपकी स्टडी टेबल पर और कुछ नहीं होना चाहिए ना। आप मोबाइल डिवाइस जो भी है ना आप सामने रख के, या बेटर है कि अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो मोबाइल को ऊपर साइलेंट ही कर दो ना, अलग दूर रखें अपने आप से। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको यहाँ पर। ओके, इसके बाद ना कोर्स को एक्सेस कैसे करें,
तो कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप क्या करें, इसके स्टोर फीचर में जाएं, वहाँ पर आपको जो भी आपके लिए रिलेवेंट कोर्स है, जस्ट लाइक वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या कोई अदर क्लासेज हो लाइक, वो आपको क्लास वाइज वहाँ पर इस तरह से कोर्सेज बने हुए हैं, तो आप कोर्स को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एक बार कोर्स को या तो परचेज करें या वहाँ से आप देख के कोई QR कोड के बनो तो आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे कोर्स ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस कोर्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हो, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या मिलेगा आपको ना। जैसे मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, आज ये आपका कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है, तो फंक्शन में आपको कंप्लीट थ्योरी स्टडी करेंगे, जो जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लास में करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये कंप्लीट डिस्कशन होगा। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा, ये बता चुके हैं। ऑनलाइन टेस्ट पेपर होंगे, जैसे ही बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऐसे माइनर ऑनलाइन टेस्ट पेपर होते हैं और मेजर ऑनलाइन टेस्ट पेपर होते हैं। माइनर में टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर आपके असाइन होंगे। क्विजेज, जैसे लेट सपोज हमने क्या किया, आज फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट की है, तो डेफिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे उसकी वहाँ पर क्विज अटैच होगी आपके कोर्स में, तो वहाँ पर क्विज देख सकते हैं आप, और क्विज को अटेम्प्ट करें, उसका स्कोर भी आएगा ना मोबाइल पे मैसेज के थ्रू, या आपके एप्लीकेशन में स्कोर आपका डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट ये किसके लिए हेल्पफुल है कोर्स, तो IIT JEE मेंस एडवांस, सिमिलरली आप अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, लाइक वो IIT JEE हो या आपका नीट हो या आपका बोर्ड प्रिपरेशन हो, ये सभी के लिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड की तैयारी करें, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई स्पेशल तैयारी जैसे बिट सेट या कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें तो उनके लिए भी कोर्स आपके हेल्पफुल है ना। उसके लिए कुछ अगर एक्स्ट्रा कोर्स की नीड है तो एक्स्ट्रा लेक्चर भी अटैच हैं, कोर्स वाइज लेक्चर वहाँ पर अटैच हैं, आप वो फाइल देख सकते हो। अब बात करते हैं हम आज क्या स्टडी करने वाले ना। तो आज जो हमारा जो बेसिक टॉपिक है दैट इज द फंक्शन, और फंक्शन में फिर से रिवाइज कर देता हूँ, एक मैथमेटिक्स का टूल्स की तरह है। जैसे मैं बोलता हूँ 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसी 12th क्लास ये आपके कैलकुलस का ना एक रूट टॉपिक है दैट इज द फंक्शन है। फंक्शन के बिना हम कैलकुलस में एंटर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ना फंक्शन के लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को मैंने डिवाइड किया है, आपका लेक्चर प्लानर है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी लेक्चर वाइज प्लानर गिवन है। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे 1 to 3 अप टू 10 लेक्चर्स में डिवाइड किया है मैंने। हर एक लेक्चर इस तरह से साइन होगा और इस तरह से हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देखेंगे, लेक्चर 2 में अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ये सारे हैं ना टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। उसके लास्ट में जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो सीट डिस्कशन। वैसे कुछ डाउट तो हम साथ साथ में लेते भी रहेंगे, जैसे आपके ऑफलाइन क्लास में आसान होता है कि लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करें, या लेवल 2 में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन असाइन करें, तो वो तो हम क्लासरूम में डिस्कशन करते ही रहेंगे। इसके लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम कंप्लीट सीट डिस्कशन करते हैं अगेन ना, कि आपके एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट, 2 में कोई डाउट, तो आप डाउट वहाँ पर शेयर करें। और ये लाइव क्लासेज में होता है, आपका जो डाउट शेयरिंग है ये आप लाइव देख सकते हैं, लाइव है ना। अगर आप रिकॉर्डेड में अगर ये लेक्चर वॉच कर रहे हैं तो आप लाइव सेशन अटेंड करें, लाइव सेशन में आपके डाउट डिस्कशन किए जाते हैं। इन केस जैसे ड्यूरेशन आज आपको अगर लेक्चर देख रहे हैं और आज ही आपको कोई डाउट आया तो आप क्या करें, अपने डाउट को क्या मार्क कर लें, और आप जहाँ पर जो चैट बॉक्स है आपने जो कोर्स में जिसमें एक्सेस है वहाँ पर चैट में आप पर्टिकुलर डाउट आप शेयर कर दें। तो जैसे वो लाइव क्लासेज होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आज लाइव क्लास है, अपने डाउट डिस्कशन रहेगा। ओके, तो वहाँ पर है ना आप लाइव में डाउट डिस्कशन अपने कर सकते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया हो कि लेक्चर वाइज प्लान हमने डिस्कशन किया है। लेट सपोज आप भी अपना प्लानर बनाते हो कि मुझे है ना इस वीक है ना या इस नेक्स्ट कमिंग वीक में मुझे ये फंक्शन कंप्लीट करना है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लेक्चर कितना है। डेली का एक लेक्चर देखना है, डेली का एक लेक्चर देखना है, ठीक है। वो लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड असाइनमेंट है वो भी आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, नेक्स्ट बात करें। अब इसमें ना देख लेते हैं कि फंक्शन है ना, फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ तो फंक्शन का जैसे पहला लेक्चर है हमारा, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। तो आपको जैसा कि पता है बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन वी हैव टू बेसिक नॉलेज अबाउट अ सेट एंड रिलेशन है। तो सेट का यहाँ पर मैं कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा जो आप 11th क्लास में कंप्लीट करके आए हुए हो। तो यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन अगेन एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सेट से किस तरह से रिलेट है और क्या इसकी डेफिनेशन रहेगी फंक्शन की। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं स्टडी मोड में। पेन कॉपी ले लें, अभी तक की जो बातें थी वो सिर्फ सुनने लायक थी, लेकिन अब जो बातें वो नोट करने लायक है ना। यहाँ से हम हमारा क्लास का जो फंक्शन टॉपिक है वो स्टार्ट होगा। ओके, सो आई होप कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आप नोट करें, सेट है। जैसा कि सेट में हमने देखा था 11th क्लास में कि सेट एक डेफिनेशन की बात करूँ तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एंड वेल डिफाइन है।
व्हाट द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, लाइक कोई एक सेट लिया मैंने, एक प्राइम नंबर जो 2 3 5 एक प्राइम नंबर है, तो एक सेट है, लेकिन वेल डिफाइन होने चाहिए ना, वेल डिफाइन। ऐसे नहीं कि कोई सी नंबर में बोल दिया। जैसे मैंने एक रियल नंबर की बात करूँ तो रियल नंबर में ना एक पर्टिकुलर रियल नंबर है ना, जैसे आप मैं स्पेसिफाइड कर दूँ कि 1 to 10 लेने हैं आपको, तो 1 to 10 में क्या स्पेसिफाइड हो गया। तो वेल डिफाइन जो भी आप सेट लें उसमें वेल डिफाइन आइटम होनी चाहिए। जैसे कोई फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि बेस्ट 10 है ना, बैट्समैन ले लें, बैट्समैन है तो क्रिकेट, अगर बैट्समैन की बात करता हूँ तो बैट्समैन है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, कैसे जज करोगे कि सचिन है, विराट है, जो भी है ना, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर गिवन भी किया है कि बेस्ट सेट ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस है, तो कोई जिसकी जो फेवरेट है वो बताएगा, किसी कैटरीना है, किसी की करीना है, वॉट एवर जो भी है, लेकिन ये कोई वेल डिफाइंड सेट नहीं है। तो दिस इज द नॉट अ सेट, ये एक सेट नहीं होगा। सेट का मीन्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और वो वेल डिफाइन हो, दैट इज द कॉल्ड सेट। बस इतनी सी डेफिनेशन मेरे यहाँ पर काम आएगी। उसके बाद इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ, कैपिटल ए या कैपिटल एक्स वाई, इस तरह से आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। इसके बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कशन करें तो हमने देखा था 2 टाइप्स से इसको डिनोट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, अनदर सेट बुल्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबुलर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म को कैसे डिनोट करते हैं, कोई भी नंबर है या कोई भी आइटम है उसको 2 कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। जैसे नेम है तो राम श्याम घनश्याम, या नंबर है जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 कर्ली ब्रैकेट मैंने यूज किए या ब्रेसेस यूज किए जिसमें आप इसको डिनोट कर सकते हैं। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सेट बुल्टर में क्या है, इस डेफिनेशन को ना आप डेफिनेशन को अपनी वर्डिंग में डिनोट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर नंबर्स लिए 1 2 3 एंड 4, तो दीज आर द नेचुरल नंबर। तो आप इसको अगर सेट एक बनाए, सेट बुल्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो इस तरह से कि कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x इज नेचुरल नंबर है। तो मैंने बता दिया है कि यहाँ पर मैंने जो नंबर लिया है या इसकी डेफिनेशन से आप क्लियर कर सकते हो ये नंबर कौन से रहे होंगे। लेस देन 5 है तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 एंड 5। तो दिस इज द कॉल्ड रोस्टर फॉर्म एंड दिस वन इज कॉल्ड सेट बुल्टर फॉर्म। ये हम देख चुके थे। यह बात करें दूसरे एग्जाम्पल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में, अगर वोबल्स की बात करें तो A U I E जो भी वोबल्स हैं, तो आप वोबल्स के सेट को अगर सेट बुल्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो एक्स इज द वोबल, एक्स इज वोबल है, तो आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। लिख लें, अगर नहीं पता तो लिख लें रोस्टर फॉर्म एंड सेट बुल्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बुल्टर फॉर्म। और डिटेल से डिस्कशन करने के लिए ना हम जाके क्या देखेंगे, 11th वाले लेक्चर्स देंगे, वहां पर हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था। ओके, इसके बाद देखें नेक्स्ट कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। जैसे बार बार ये डेफिनेशन में काम आएंगे, ये मेरी वर्डिंग है ना। तो ऑर्डर पेयर हमें पता है कोई भी नंबर है, अगर उसको अगर ऐसा लिखा है आपने कि A, B, तो दिस इज द नॉट इक्वल टू B, A, अनलेस अनटिल A नॉट इक्वल टू B हो, या 1, 2 या 2, 1 लिखा है तो बहुत है डिफरेंट मीनिंग, ये दोनों बातें डिफरेंट हैं। आप कोऑर्डिनेट में भी इसको समझते हो, जैसे कोऑर्डिनेट में 2, 1 पॉइंट ये है तो 1, 2 पॉइंट ये रहा होगा, तो दीज आर द ऑल्सो ऑर्डर पेयर। तो ये ऑर्डर पेयर रहा होगा, अभी काम आएंगे ये सारी मेरी बातें। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हम अच्छे से समझते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग क्या आता है, कोई भी अगर सेट ए में अगर कुछ एलिमेंट गिवन है, सेट बी में अगर कुछ एलिमेंट गिवन है, लेट मैंने यहाँ पर क्या किया, सेट ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स ले लिए A B C, एंड सेट ऑफ बी की बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स है 1 and 2। तो अगर A क्रॉस B अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूँ तो उस बात का मीनिंग क्या है कि A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, इस तरह से इसके पेयर बनेगी। ये क्या ऑर्डर पेयर है। तो अगर A1 A, 1 दिस इज द नॉट इक्वल टू 1, A, तो इस तरह से अगर डिनोट करें तो ये क्या है, A क्रॉस B है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, B क्रॉस A है। और हमें जनरली ये बातें पता होती हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, क्योंकि ऑर्डर पेयर होते हैं 1, A इज नॉट इक्वल टू A, 1। तो दिस इज द A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। नंबर ऑफ आइटम की बात करें, जैसे अगर मैं बात करता हूँ A में अगर एलिमेंट्स n है या B में अगर एलिमेंट्स है m है, तो इसका अगर A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं A में एलिमेंट 3 है, B में एलिमेंट अगर 2 है,
तो आपको ना एक ऑर्डर पेयर बनाने के लिए इसमें से एक आइटम की जरूरत पड़ेगी, एक एलिमेंट की जरूरत यहाँ से पड़ेगी, एक एलिमेंट की जरूरत यहाँ से पड़ेगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है और यहाँ पर अगर n है, तो आपका है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, mc1 इंटू nc1। और mc1 की वैल्यू हमें पता है, m आइटम से वन आइटम सेलेक्ट करना m, और n आइटम से वन आइटम सेलेक्ट करना m इंटू, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पर का एलिमेंट्स की बात करें n a क्रॉस b में, तो m इंटू n रहे होंगे। ये बातें भी हम डिटेल में देख चुके हैं सारी, बस यहाँ पर एक रिवाइज कर रहे हैं कि आप इसको कैसे अटैच करेंगे। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द सेट। सेट को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम सेट वाले लेक्चर्स को देखेंगे, और वो हमने 11th क्लास में डिस्कशन किया है, सेट एंड रिलेशन, वहाँ पर डिटेल से। यहाँ पर सिर्फ उसकी डेफिनेशन मैंने काम लिए, क्योंकि अभी मैं फंक्शन की जब डेफिनेशन आपको बताऊंगा तो वहाँ पर बोलूँगा कि ये सेट है, ए से बी में या बी से ए में, इस तरह से डिफाइन है। तो ये वर्डिंग को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन आपको सेट का कराया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फंक्शन है। तो फंक्शन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है आपको फंक्शन का। डेफिनेशन से पहले मैंने एक डायग्राम शो कर दिया। इस डायग्राम में सिर्फ इतना सा समझ आ रहा है कि कुछ एप्पल्स जा रहे हैं और वो एप्पल्स से ना कट के दो पीस में बाहर निकल रहे हैं, या दो पीस में, तीन पीस में, जैसे कुछ चेंजेज होके मिल रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन है ना, फंक्शन इज नथिंग, इट जस्ट एज ए मशीन है। एक मशीन है, अगर मैं फंक्शन की डेफिनेशन को बोलूँ कि एक मशीन है और उस मशीन में कुछ इनपुट दे रहे हैं और कुछ आउटपुट मिल रहा है। कुछ इनपुट दे रहे हैं, कुछ आउटपुट मिल रहा है, कुछ डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, या सेम इनपुट दे रहे हैं, सेम आउटपुट भी मिल सकता है। लेकिन आप कुछ इनपुट देंगे और डेफिनेटली कुछ आउटपुट मिलेगा। दैट टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड फंक्शन है। अब ये बात तो रही बेसिक है ना। अब मैथमेटिकल बात करता हूँ। तो मैथमेटिकली ये है कि अगर यहाँ पर कोई लेट सपोज सेट ऑफ ए है, सेट ऑफ ए है, जिसका कुछ इस तरह से इनपुट देता हूं, कुछ इस तरह से इनपुट देता हूं कि उसका ना कुछ आउटपुट मिलेगा। इसको डिनोट करने के लिए ऐसा बोलते हैं फंक्शन मैपिंग ए टू दी बी, ए स्पेसिफाइड रूल, ये स्पेसिफाइड मैनर या स्पेसिफाइड करेस्पॉन्ड्स। कुछ इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ इनपुट देंगे, कुछ आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनपुट वाला फंक्शन है दैट विल बी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स है, अगर यहाँ पर कुछ एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर इनपुट देंगे तो यहाँ पर है ना बाई की फॉर्म में कोई आउटपुट आपको मिल रहा है। तो ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है। एक्स इनपुट दिया आपने और बाई क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो एक ऐसा रूल, ये एक ऐसा मैनर या ऐसा एक करेस्पॉन्ड्स जहाँ पर कुछ इनपुट दे रहा है, कुछ आउटपुट मिल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड फंक्शन है। अब इसमें कुछ फिक्स डेफिनेशन हो गया। वो डेफिनेशन क्या कि एक सिंगल इनपुट अगर दे रहे हैं तो है ना कि यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। ऐसा दूसरी वर्डिंग में बोलता हूँ कि अगर कोई सेट ऑफ ए है, ये अगर कोई सेट ऑफ ए अगर आपको गिवन है, अनदर कोई सेट ऑफ बी आपको गिवन है, तो सेट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट, सेट ऑफ ए का ईच ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। आई अगेन रिपीट दैट, सेट ऑफ ए का ईच ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ बी के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर कुछ आइटम दे दिए मैंने ए बी सी डी, यहाँ पर कुछ आइटम 1 2 3 4 5, तो सेट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट सेट ऑफ बी से एसोसिएट होना चाहिए। लाइक इस तरह से कुछ एसोसिएट है और एक यूनिक इमेज बना रहा है। यूनिक इमेज लाइक कि ऐसा नहीं होगा कि सिंगल इनपुट देने पर दो डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, ऐसा फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं होगा। ये डेफिनेशन ही है फंक्शन की, सिंगल इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट है ना एक सिंगल ही मिलना चाहिए, दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकते। अगर दो डिफरेंट आउटपुट मिल रहे होंगे तो फंक्शन नहीं, वो क्या आइडेंटिटी या रिलेशन या इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि आपने कुछ इनपुट दिया, आपको कुछ आउटपुट मिला। अभी यहाँ पर डोमेन रेंज की बात है, मैं कुछ नहीं कर रहा, एक सिंपल सी डेफिनेशन की बात की है। फंक्शन इज अ मशीन विच टेक्स सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट। कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट देगा। इनपुट वाले आइटम दैट इज द सेट ऑफ ए, आउटपुट वाले आइटम दैट इज द सेट ऑफ बी। अब यहाँ पर है ना सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, अभी डोमेन और रेंज की बातें नहीं करूंगा, ये बातें हमें नेक्स्ट में करेंगे ना। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन में अभी ये कुछ नोट नहीं करना, बस समझने के लिए था। नोट क्या करना है वो समझे आप यहाँ पर। नोट ये करेंगे अपन, देखो मैंने गिवन है ए रिलेशन,
इट इज द पार्ट ऑफ रिलेशन। अब ये रिलेशन का पार्ट है फ्रॉम सेट ऑफ ए। सेट की डेफिनेशन समझ गए, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी में इज कॉल्ड फंक्शन। ये फंक्शन होगा बट इफ द कंडीशन इज दैट ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ बी। ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ बी। इट मीन्स सेट ऑफ ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहेगा। सेट ऑफ ए में कुछ एलिमेंट वैकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अभी मैंने डायग्राम बनाया था, उसको वापस बना देता हूं। सेट ऑफ ए का ईच ऑफ एलिमेंट्स एसोसिएट होगा सेट ऑफ बी से कुछ इस तरह से। लेट सपोज कुछ इस तरह से एसोसिएट हुआ। तो पहली डेफिनेशन तो है कि सेट ऑफ ए में, पहली कंडीशन बोल सकते, डेफिनेशन कंडीशन बोल सकते हैं कि सेट ऑफ ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहेगा, सेट ऑफ बी में एलिमेंट वैकेंट रह सकता है। सेकंड बात, ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। सेट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट एक यूनिक इमेज बी में रखेगा। इमेज इन द सेंस, जैसे आप है ना कुछ एक सिंगल इनपुट दे रहे हो तो ऐसा नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं मिल सकता कि ऐसा हो गया हो। एक सिंगल इनपुट पर दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकते। अगर ऐसा मिल रहा है तो दिस इज नॉट ए फंक्शन है, ये फंक्शन होगा ही नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। डेफिनेशन ही फेल हो रही है। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन क्या हो रही है, फेल हो रही है। सेकंड में ऐसा बोलता हूं, क्या ये फंक्शन है? ये सेट ऑफ ए इधर दे रखा है मैंने, सेट ऑफ बी ये है, इसमें भी सेट ऑफ ए अगर ये है, सेट ऑफ बी ये है, तो सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट रहा, सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट रहा तो क्या फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ बी। इट मींस सेट ऑफ ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहली कंडीशन, सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं हो सकता। सेकंड कंडीशन, एक सिंगल इनपुट देने पे आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा। इट मींस इस तरह से दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकते। ओके, तो पहले तो ये बात नोट करें, आप नोट करें डेफिनेशन में आप फंक्शन की में, इट इज द रिलेशन फ्रॉम सेट ऑफ ए टू सेट ऑफ बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ each of element of A associate with some element of B and second condition, each of element of A has unique image in set of B, unique image in set of B। अब इस बात का मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको ना, तसल्ली रखें कि क्या व्हाट द मीनिंग ऑफ इमेज, प्री इमेज है ना, तो आप देखते हैं ना, पहले डेफिनेशन फंक्शन की क्लियर हुई या नहीं? यस, और लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एफ मैपिंग ए टू दी बी, एफ मैपिंग ए टू दी बी, एंड इट इज कॉल्ड एज एफ मैपिंग ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी है। इसको बोलते हैं एफ मैपिंग ए टू दी बी या एफ मैप्स ए टू दी बी। क्लियर? ओके, अब डिस्कशन करते हैं सर इमेज और प्री इमेज का क्या लफड़ा है, इस बात को भी समझते हैं। तो बात करते हैं इमेज एंड प्री इमेज। तो जैसे कोई सेट ऑफ ए गिवन है, यहाँ पर अगेन सेट ऑफ ए में मैंने ए बी सी डी आइटम लिए हैं, सेट ऑफ बी में 1 2 3 4 5 आइटम लिए हैं। तो यहाँ पर सेट ऑफ ए वाले एलिमेंट की बात करता हूँ, तो अगर ऐसे बात करें इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए है तो दैट विल बी 1। सिंपल सी डेफिनेशन समझाता हूँ, ये कुछ नहीं समझना हमें। इमेज ऑफ ए इज 1। आप जिस इनपुट पे दे रहे हो, जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट पे जो आउटपुट मिल रहा है ना, वो उसका इमेज हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूं इमेज ऑफ बी, इमेज ऑफ बी, सो दैट विल बी, क्या बी किससे एसोसिएट है? 2, तो 2। हाँ, अब आप समझ गए होंगे। इमेज ऑफ सी, तो सी का मतलब 3। इमेज ऑफ डी, तो दैट विल बी 4। और इधर से अगर रेसिप्रोकल की बात करता हूं मैं, प्री इमेज है, प्री इमेज, क्योंकि इधर से आइटम की प्री इमेज है, आपको 1 आउटपुट किस इनपुट पे मिला है, तो दैट विल बी कॉल्ड प्री इमेज है। तो अगर मैं बात करता हूं प्री इमेज ऑफ 1, सो इट विल बी ए। प्री इमेज ऑफ 2, दैट विल बी बी। प्री इमेज ऑफ 3, दैट विल बी सी।
प्री इमेज ऑफ डी फोर दैट विल बी डी। तो बातें समझ आ गई होंगी, इमेज और प्री इमेज क्या होगा। इसको और मैथमेटिकल टर्म से और कैसे बोल सकते हो, तो आप देखें कि अगर ऐसा लिख रखा है कि एप एज बिलोंग्स टू एसोसिएट विद सेट ऑफ बी में अगर इस तरह से एसोसिएट हो रहा है तो वन इज कॉल्ड और क्या बोलते हैं उसको, वन इज कॉल्ड दी एप इमेज ऑफ ए, वन इज कॉल्ड दी एफ इमेज ऑफ ए या इमेज ऑफ अंडर एफ। ये इसको प्रॉपर तरीके से बोल सकते हैं आप, डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि इमेज ऑफ ए दैट विल बी वन, या द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एट ए दैट विल ऑल्सो सेम थिंग, या एज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वन, ए क्या होगा उसका प्री इमेज रहा होगा। या और क्या बोल सकते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ अंडर द फंक्शन एफ है, क्योंकि हमें पता है ए इनपुट देने पर आपको आउटपुट क्या मिल रहा है वन, सिमिलर दैट बी इनपुट देने पर आउटपुट क्या मिल रहा है आपको टू। तो समझने के लिए बस इतनी सी बातें काफ़ी हैं कि जो इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट पे जो आउटपुट हो रहा है तो आउटपुट विल बी कॉल्ड इमेज एंड इनपुट इज कॉल्ड प्री इमेज, बस इतना से ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम बना लें इमेज एंड प्री इमेज का, और ये बेसिक कंसेप्ट नोट कर लें। ओके तो यहाँ पर मैं अब कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं, जैसे दो बातें क्लियर हुई, एक तो हमारी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, एक इमेज और प्री इमेज क्या होता है। तो अब है ना कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, मुझे बताना ये फंक्शन रहे होंगे या नहीं। जैसे कुछ डायग्राम बनाता हूँ, मुझे बताना फंक्शन है या नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे फर्स्ट की बात करता हूँ, अगर कुछ ऐसा गिवन है, क्या ये फंक्शन है, इधर सेट ऑफ ए मानेंगे इसको, इसको सेट ऑफ बी मानेंगे। तो आपको पता है सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं, बट सेट ऑफ बी में एक एलिमेंट वैकेंट है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि सेट ऑफ ए में तो कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं, तो ये फंक्शन रहा होगा। सेकंड बात करता हूँ, क्या ये फंक्शन है, सेट ऑफ ए में एलिमेंट वैकेंट है, तो सेट ऑफ ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं हो सकता, इट मीन्स दिस इज अ नॉट ए फंक्शन। थर्ड बात करें, क्या ये फंक्शन है, यस। तो फर्स्ट कंडीशन तो देखें कि क्या सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट है, नो देयर आर नो एलिमेंट वैकेंट, ईच ऑफ एलिमेंट एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ बी। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन तो क्लियर कर दी। सेकंड की बात करें यूनिक इमेज है ना, तो इधर के ना दो डिफरेंट इनपुट है ना, एक सिंगल आउटपुट जरूर दे सकते हैं, दैट इज नॉट इशू। तो ये डेफिनेशन में आता है, दो डिफरेंट इनपुट मिलके ना सेम आउटपुट दे सकते हैं, बट एक सिंगल इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट नहीं दे सकता। ओके तो दिस इज द फंक्शन है। नेक्स्ट बात करता हूं, यहीं पे सब क्लियर हो जाएगा फंक्शन आज ही आपका ना। क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, एक सिंगल इनपुट पर ना दो डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा। क्लियर, तो एक तो इस तरह से। अच्छा दूसरी बात बताऊं, दूसरी बात, अगर एक सिंपल सा डायग्राम बना है कि इस तरह से अगर कोई डायग्राम गिवन है और मैं बोलूं क्या ये फंक्शन है, तो सर अब कैसे पता करा, तो ना आप क्या करें, x अगर एक एफ ऑफ एक्स का अगर एक ग्राफ है, ये y इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स के बना, तो आपको पता है एक सिंगल इनपुट अगर x पुट करता हूं तो दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिलने चाहिए, और यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई डायग्राम गिवन हो और आपको फंक्शन की डेफिनेशन कभी चेक करनी हो, तो आपको ना सिंपल सी सलाह है मेरी कि आप क्या करें, आप क्या करें, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें उस फंक्शन को कट करते हुए। अगर ये मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर जाती है तो दिस इज अ नॉट ए फंक्शन। वाई, बिकॉज अगर मैं एट एक्स इज इक्वल टू ए पुट करता हूं तो एक आउटपुट तो ये मिल रहा है आपको और अनदर आउटपुट आपको ये मिल रहा है। तो ये तो सिमिलर कहानी कुछ ऐसे हो गई सर, ये एक सिंगल इनपुट दे रहे थे और दो डिफरेंट आउटपुट मिल गए, तो इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं आता। तो किसी को अगर ग्राफिकल चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। अगर बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कट करती मोर देन 1 पॉइंट पे, दैट मीन्स दिस इज अ नॉट ए फंक्शन। क्लियर, तो मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा और आप है ना मन में अपने आंसर करें कि इसका रिप्लाई क्या रहा होगा, इसे फंक्शन होगा या नहीं, इज इट फंक्शन और नॉट। तो यस, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, कहीं पे भी ड्रॉ कर लें, एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी, इट मीन्स दिस इज द फंक्शन। और बनाता हूं, क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन होगा,
तो दिस इज द नॉट ए फंक्शन है। आपको फिर से यहाँ से पता है कि ये y इज इक्वल टू एक्स, जैसे ही अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो मोर देन है ना, ये तो बहुत ज़्यादा कट कर रहा है, एक सिंगल इनपुट देने पे बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको मिल रहा है, तो दिस इज द नॉट ए फंक्शन है। तो दिस इज द नॉट ए फंक्शन। तो अगर ये डायग्राम क्लियर है ना, तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट हो ना, कोई भी डाउट, तो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि ये है ना फंक्शन की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अभी हम यहाँ पर समझ रहे हैं। क्लियर? यस, आगे चलते हैं कि ये हमने समझ लिया था कि ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो इस बात का हम क्लियरली मीनिंग समझ लेते हैं कि यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि 1 से ए आप सेम राइट कर सको। ये फंक्शन आपका ऐसे डिफाइन है, ये फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है। इसमें इनपुट वाले जो आइटम है, इनपुट वाले एलिमेंट्स हैं, दैट विल बी ए बी सी डी है। आउटपुट वाले आइटम है, दैट विल बी 1 2 3 4 5 है, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन है, वो कुछ इस तरह से डिफाइन है, एप मैपिंग ए टू दी बी, एप मैपिंग ए टू दी बी। अब यहाँ पर है ना, मैं इंट्रोड्यूस करूँगा डोमेन और कोडोमेन और रेंज को ना, बस इतनी सी बात बताऊंगा अभी। तो सिर्फ अगर ऐप मैपिंग ए टू दी बी अगर कहीं लिखा हुआ हो, तो इस बात का मीनिंग हम ये समझेंगे, इस बात का नोटेशन ये समझेंगे कि दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड दिस वन इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अभी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या है, बस इतना सा बात समझेंगे। ऐप मैपिंग ए टू दी बी अगर डिफाइन है, सो वेयर एफ एज सेट ऑफ एज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। अब बात आती है डोमेन, व्हाट द डोमेन एंड व्हाट द कोडोमेन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिनोटेशन समझ गए कि कोई फंक्शन ए से बी डिफाइन है तो उसको किस तरह से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ ऐप मैपिंग ए टू दी बी है। कई जगह ना ऐसा भी लिखा हुआ मिला गया, ए टू दी बी सच दैट फंक्शन रूल, इस तरह से। तो ये भी डिनोटेशन है फंक्शन का, ए टू दी बी, और किस रूल के थ्रू जा रहे हैं, किस मैनर के थ्रू जा रहे हैं, किस करेस्पॉन्ड्स के थ्रू जा रहे हैं, दैट इज द एफ। वहां पर ऐप कुछ फॉलो हो रहा होगा। तो इस बात की डेफिनेशन समझ लेने के लिए मैं और एक क्लियर डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, जिससे आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, पहले ना और कुछ समझ लेते हैं ये वाले डायग्राम ना, कि ये फंक्शन है कि नहीं, मुझे बताते जाओ जल्दी से। क्या ये फंक्शन है? ए में कुछ आइटम गिवन है, बी में कुछ आइटम गिवन है, सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं है, सेट ऑफ बी में एक एलिमेंट वैकेंट है, और एक यूनिक इमेज बना रहा है, तो इट मीन्स दिस इज द फंक्शन है। इसके बारे में बताओ, जल्दी से बताओ। आप है ना मन में रिप्लाई करो और चेक करो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। क्या फंक्शन होगा? सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट नहीं, सेट ऑफ बी में एलिमेंट वैकेंट रह सकता है, यूनिक इमेज बना रहा है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फंक्शन, इज अ फंक्शन। और बात करें, सेट ऑफ ए में एलिमेंट वैकेंट हो रहा है, सेट ऑफ ए में एलिमेंट वैकेंट हो रहा है, देखें डी एलिमेंट वैकेंट हो रहा है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि फंक्शन की डेफिनेशन में आपके सेट ऑफ ए में कोई एलिमेंट वैकेंट रह जाए, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, सेट ऑफ ए में एलिमेंट वैकेंट तो नहीं है, बट यूनिक इमेज नहीं है। आप एक सिंगल इनपुट डी इनपुट दे रहे हैं, बट आउटपुट आपको ना डबल मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज अ नॉट अ फंक्शन, सो दिस इज अ नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं रहा होगा। क्लियर? अच्छा, अब बात करें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की ना। अभी यहाँ पर है ना एक सिंपल सा एक डायग्राम आपको समझ आ रहा है, जिसमें कुछ इनपुट हो रहा है फंक्शन में, कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट मिल रहा है, कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट मिल रहा है। और ये एक फंक्शन, एक मशीन था जो मैंने आपको बताया था। इसमें इनपुट कुछ इस तरह से, इनपुट फंक्शन में इस तरह से आइटम गिवन है। यहाँ पर अगर आइटम लेता हूँ मैं 1 2 3 4, और यहाँ पर ले ली मैंने 1 4 9 16 25 एंड सोन, चलते जा रहे हैं, यहाँ भी चलते जा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ फाइनाइट आइटम कर दिए मैंने ए में, सेट ऑफ ए में, और ये सेट ऑफ क्या है, बी है। फंक्शन की डेफिनेशन दे दी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको दिख भी रहा है। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 पुट किया तो आउटपुट क्या मिला, 4 मिला। 3 पुट किया तो आउटपुट क्या मिला, 9। 4 पुट करें तो आउटपुट क्या मिलेगा, 16 है। अगर इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो जो इनपुट फंक्शन के एलिमेंट हैं, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन। सिंपल सी डेफिनेशन है। फंक्शन भी डिफाइन कैसे हो रहा है यहाँ से, एफ मैपिंग ए टू दी बी। अभी मैंने आपको बताया था कि ए वाला आइटम है ना, ए वाला आइटम दैट विल बी कॉल्ड डोमेन, तो यहाँ पर ए एक डोमेन रहा होगा। इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, तो दैट इज द डिनोटेशन बे डोमेन ऑफ एप, डोमेन ऑफ एप इज बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4,
दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। दूसरी बिल्कुल देसी डेफिनेशन की बात करें, फंक्शन क्या झेल सकता है, क्या झेल सकता है, क्या इनपुट ले सकता है, दैट इज द कॉल्ड डोमेन। जहां पर फंक्शन है डिफाइन होना चाहिए, उसको कोई भी अनडिफाइंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर अनडिफाइन हो रहा है तो वो पार्ट डोमेन का नहीं होगा। इस बात को आगे अभी और भी समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं कोडोमेन और रेंज की। तो सेट ऑफ बी है ना, सेट ऑफ बी, एंटायर वैल्यू ऑफ सेट ऑफ बी, एंटायर सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। एंटायर सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन ना। तो ये बी सेट है ना, बी सेट कोडोमेन रहेगा। तो मैं अगर कोडोमेन की बात करता हूं आपसे कि व्हाट इज द कोडोमेन, तो कोडोमेन को डिनोट करते हैं सी ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ फंक्शन, करली ब्रैकेट ऑफ ऑल दीज आइटम्स है सेट ऑफ बी की एंटायर आइटम दैट विल बी 1 2 1 4 9 16 एंड 25। तो ये इसका कोडोमेन रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेंज की। तो रेंज अभी आपको बताया था कि आउटपुट होता है, फंक्शन का एक आउटपुट होता है, जो आउटपुट होगा दैट विल बी कॉल्ड इट्स रेंज है। तो आउटपुट क्या रहा होगा इस फंक्शन का, तो आप देख रहे हैं 1 4 9 एंड 16 है, 1 4 9 एंड 16। तो 1 4 9 एंड 16 ये इस फंक्शन का रेंज रहा होगा। तो फंक्शन में ऑलरेडी डोमेन और ये कोडोमेन ऑलरेडी आपको गिवन होगी सम टाइम, और आपको हो सकता है रेंज वहां पर फाइंड करना पड़े। लेकिन इस बात से एक बात क्लियर हो रही है कि रेंज है ना, रेंज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन रहेगा, क्योंकि या तो हो सकता है इसके इक्वल हो जाए या हो सकता है इससे लेस देन हो। तो मैं ऐसे अभी रिजल्ट लिखाऊंगा आपको कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आप है ना बस नोट करने के लिए बस ये डायग्राम बनाए, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस ये डायग्राम बनाए आप है ना, कि यह सेट ऑफ ए के एलिमेंट, सेट ऑफ बी के एलिमेंट, क्या डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो डोमेन क्या रहेगा, रेंज क्या रहेगा, एंड कोडोमेन क्या रहेगा। ओके, डिटेल में और समझते हैं इस बात को। मैंने अगर यहाँ पर वही आइटम ले लिए सेम 1 2 3 4 या ए बी सी डी, इधर ए बी सी डी ये इनपुट वाले फंक्शन है, तो ए बी सी डी दैट विल बी कॉल्ड इट्स डोमेन। कोडोमेन की बात करते हो एंटायर सेट ऑफ बी, एंटायर सेट ऑफ बी में एलिमेंट्स गिवन आपको 1 2 3 4 5, सो दिस इज द कोडोमेन। अगर रेंज की बात करूँ तो सेट ऑफ ए से लेके सेट ऑफ बी में जो एलिमेंट एसोसिएट होता है दैट दीज एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स रेंज है। तो रेंज की बात करें तो 1 2 3 4 हाँ। और अभी मैंने रिलेशन भी देख लिया था कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन है। इस बात को ना स्पेशली ध्यान रखना, बहुत ज्यादा काम आने वाली बात है। रेंज ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर ली, इमेज प्री इमेज क्या होता है ये देख चुके, रेंज कोडोमेन एंड डोमेन क्या होता है ये भी देख चुके हैं। अब है ना डोमेन को और भी मैं, डोमेन है ना, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फंक्शन का, डोमेन एंड रेंज है ना, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा करेंगे, प्रैक्टिसिंग भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो डोमेन को और डिटेल से समझने के लिए मैं बताता हूँ आपको ये वाली डेफिनेशन है। वैसे मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि डोमेन है क्या। डोमेन एक फंक्शन का वो एरिया है जहाँ पर फंक्शन है ना बिल्कुल चुपचाप कुछ रिजल्ट दे देता है, एक वेल डिफाइन हो जाता है, जहाँ पर फंक्शन का आउटपुट पॉसिबल है, कुछ सिग्निफिकेंट आउटपुट आएगा वहाँ पर है ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड इट्स डोमेन है। तो जैसे एक डेफिनेशन बोल रहे हैं मैथमेटिकली कि इफ ओनली द रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन दैट डोमेन ऑफ फंक्शन इज सेट ऑफ दोज रियल नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। सिंपल सी कहानी, जहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है, जैसे मैं बोलूँ y इज इक्वल टू एक्स के लिए, तो y इज इक्वल टू एक्स एक इस तरह से फंक्शन होता है, ग्राफिकल बात कर रहा हूँ मैं इसकी। तो y इज इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है। अब आप ना ग्राफिकल अगर अप्रोच देता हूं तो बोलता हूं कि डोमेन क्या इनपुट होता है और इनपुट फंक्शन क्या है। अगर इसको इस तरह से नोट करता हूं तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर इनपुट क्या है x, और इनपुट मींस x एक्सिस शो करता है, तो x एक्सिस में फंक्शन ये कहाँ से आ रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो दैट विल बी इट्स कॉल्ड डोमेन है, क्योंकि ये फंक्शन हर जगह पर डिफाइन है, हर जगह पर कुछ ना कुछ आउटपुट आपको देगा। तो डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन आपका माइनस बी से स्टार्ट हो रहा है और अप टू क्या प्लस बी तक जा रहा है। तो डोमेन को अगर डिनोट करता हूँ इट्स डोमेन विल बी माइनस बी टू प्लस बी, माइनस बी टू प्लस बी। जब भी माइनस इनफिनिटी से लेकर प्लस बी तक बात करता हूं तो दैट इज द कॉल्ड रियल नंबर है और इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल आर।
तो इसकी जो डोमेन रही होगी वो कैपिटल आर रहेगी, क्योंकि ये एंटायर रियल एक्सिस पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है और एक वेल डिफाइन आपको एक रिजल्ट देगा। तो क्लियर? तो लिख लें डोमेन की डेफिनेशन है, डोमेन की डेफिनेशन। और भी है ना, और भी कुछ खास बातें मैं करने वाला हूं। जैसे साइन एक्स की बात करें, अभी अच्छा लेट दे रखा, मैं ना एक दो डायग्राम और बनाता हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, अगर मैं बताता हूँ कि बाइजिकल टू साइन एक्स है, क्योंकि ये ग्राफ से हम बहुत ही ज़्यादा परिचित होते हैं, 11th क्लास में मैनी टाइम्स बना चुके होते हैं साइन एक्स का ग्राफ, है ना, और जो सबको याद भी होगा मुझे लगता है। इस तरह से अगर ग्राफ है, डोमेन की बात करता हूँ, एंटायर फंक्शन है, एंटायर फंक्शन हर जगह पे डिफाइन है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, अभी मैं कॉन्टिन्यूटी बताऊंगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, उसमें बोलूंगा कि डोमेन और कॉन्टिन्यूटी ना एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट समझें, कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन अरे अपनी डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या बेल डिफाइन होगा। तो अगर बेल डिफाइन की बात करूँ तो आपको पता है -50 से स्टार्ट हो रहा है, +50 तक जा रहा है, तो उसकी डोमेन क्या हो रही होगी, तो डोमेन आर। रेंज की बात करूं तो आउटपुट फंक्शन का क्या होता है, वाई एक्सिस पर, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दैट विल बी -1, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी +1। तो इस फंक्शन की रेंज की बात करूं तो रेंज अगर आपको याद भी होगी, जैसे 11th क्लास में हम डिस्कशन करते हैं, क्लोज ब्रैकेट -1 to +1, क्लोज ब्रैकेट -1 to +1, तो दिस इज द डोमेन, दिस वन इज द रेंज। सिमिलर बात करते हैं अनदर फंक्शन, जैसे एक बाइजिकल टू मैं फंक्शन लेता हूं 10x का, जो हमें याद भी होगा। 10x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, नहीं याद है तो काफ़ी बार बनाएंगे आज इसका ग्राफ, है ना। आपको पता है π/2 पर ना ये फंक्शन अनडिफाइन होता है, इसी तरह -π/2 पर फंक्शन क्या है ना, अनडिफाइन होता है। तो ग्राफ है ना, ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, आपको याद आ जाए तो यहां पर कट करेगा 0, इस तरह से फंक्शन होता था। तो ये फंक्शन है किसी जगह पर ब्रेक हो रहा है, कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, वहां पर अनडिफाइंड रिजल्ट दे रहा है, और अभी भी हमने देखा था किसी फंक्शन की डोमेन का मीनिंग है कि जहां पर फंक्शन डिफाइन हो। तो इस फंक्शन की डोमेन को डिफाइन करने के लिए जहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा वो पॉइंट मुझे रिड्यूस करने पड़ेंगे उसकी डोमेन में से, और वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपको पता चल रहा है दिस इज द पॉइंट इज π/2, 3π/2, -π/2, इट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आप इसकी डोमेन में से अगर एंटर वैल्यू की बात करो तो -50 से स्टार्ट हो रहा है अप टू +50 तक जा रहा है, तो -50 से लेके +50 में जहां भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिल रहे हो, आप उन पॉइंट्स को रिड्यूस कर दें। और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को मैं इस तरह से डिनोट करता हूं कि r-2n + 1 π/2, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है, r-2n + 1 π/2। वो पॉइंट मैंने इसमें से रिड्यूस कर दी, अब ये पॉइंट हटा दी तो यहां पर फंक्शन को चेक नहीं करेंगे, अदर किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहा होगा। तो जब कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाऊंगा तब ये बात भी बोलूंगा आपसे कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन में ऑलवेज कॉन्टिन्यूस रहा होता है। तो ये बात का ध्यान रखना आप कि आप बोलेंगे सर 10x तो कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो 10x किस जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस है, एट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, और वो पॉइंट मैंने इसकी डोमेन में से रिड्यूस कर दिए हैं। तो अब रिड्यूस करने के बाद ये फंक्शन है ना ऑलवेज कॉन्टिन्यूस हो गया एट देयर डोमेन। अच्छा, और बात करें व्हाट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज की बात करें तो जब भी आप रेंज की बात करें तो आप वाई एक्सिस में देखेंगे व्हाट द मिनिमम वैल्यू, व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस ग्राफ की अगर बात करूं व्हाट द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ इज गोइंग टू -50, तो इसकी है ना मिनिमम वैल्यू क्या रही होगी -50, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है इसकी +50। और अभी बताया था मैंने आपको किसी भी नंबर को -50 से लेकर +50 तक डिनोट करते हैं, तो दैट इट मीन्स इट इज रेंज विल बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या रही होगी, रियल डोमेन r-2n + 1 π/2। Is it clear to everyone what the domain and what the range? क्योंकि this is the very important part for all our calculus, कि रेंज और डोमेन हमें आनी ही चाहिए फंक्शन की। बाकी धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे तो सीखते चलेंगे। अच्छा, एक और दो तीन खास बातें मैं सिखाने वाला हूँ, ये हो गया नोट, करने की जरूरत नहीं, वैसे आपने 11th क्लास में काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है इस पर। एक और बात सीखते हैं बना, कि जैसे है ना 2-3 बातें डोमेन के लिए अच्छी सी डिफाइन कैसे होती है। जैसे कभी भी अगर गिवन है आपको फंक्शन, एक तो 1/x,
तो 1/x की सिंपल सी कहानी होती है कि ये फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। 1/0 दैट विल बी अनडिफाइंड नंबर, तो कहीं पे भी 1/x दे रखा हो, डोमेन आस्क करे तो आप उसको नॉट इक्वल टू 0 कर दें, फर्स्ट कंडीशन है। और भी क्या हो सकते हैं और केस देखें। रूट ओवर की कहानी क्या होती है, कभी भी रूट ओवर में कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो आपको सिंपल सी कहानी पता है कि रूट ओवर क्या एक्सेप्ट करता है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। तो आप इसकी डोमेन बताने के लिए आप बोलें कि ये रूट ओवर में जो वैल्यू गिवन है, रूट ओवर में वैल्यू जो गिवन है ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रही होनी चाहिए, तभी यह डिफाइन होगा फंक्शन है। थर्ड केस, अगर ऐसा कभी गिवन हो 1/√एफ ऑफ एक्स, तो आपको पता है रूट ओवर की कंडीशन तो अभी भी अप्लाई होगी कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होनी चाहिए, बट ये डिनोमिनेटर में गिवन है तो डिनोमिनेटर में आपको 0 इक्वल नहीं हो सकता। इट मीन्स यू हैव टू टेक एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1/, में रूट गिवन हो तो इक्वल टू नहीं लेंगे, ओनली न्यूमिनेटर में गिवन हो तो इक्वल टू लेंगे, और 1/f ऑफ एक्स गिवन हो तो नॉट इज इक्वल टू 0 रहेगा। ये है ना 3 मूल मंत्र हैं, मूल मंत्र हैं। अगर ये समझ आ गया तुम्हारे तो बहुत सारा पार्ट फंक्शन का ऐसे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नोट कर लिए होंगे ना, नोट कर लिए होंगे, ओके। नहीं किए तो यहाँ पर वापस फिर से समझ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करूँ कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं डोमेन के लिए ना, डोमेन पे। तो अगर डोमेन की बात करें तो व्हाट द डोमेन ऑफ दिस वन, तो y इज इक्वल टू, अगर x की बात करता हूँ तो y इज इक्वल टू x एक सिंपल लीनियर फंक्शन है, वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा y इज इक्वल टू x, कुछ भी पुट कर सकते हैं, हर एक x की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, तो इसके केस में इसकी डोमेन रहेगी r। अच्छा, दूसरी बात करें सर 3x-1 वाले केस में, कोई बात नहीं, ये भी तो सेम ही कहानी है। ग्राफ है जिसका इंटरसेप्ट की बात करें तो x 0 y-1 पे कट कर रहा है और x पॉजिटिव, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा होगा, पैरेलल ना होकर थोड़ा सा स्लोप में डिफरेंस होगा इस तरह से। तो ये भी आप देख रहे हो डोमेन हर एक वैल्यू पे डिफाइन है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी है। आप -50 से लेकर +50 तक कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं, हर एक फंक्शन पे ये वैल्यू क्या हो रही है, डिफाइन हो रही है। नेक्स्ट, ये फंक्शन की बात करें, इसमें भी पॉजिटिव स्लोप पे कुछ इस तरह से जा रहा होगा ग्राफ, इसका y इज इक्वल टू 5x + 4 है, ये y इज इक्वल टू x ले लिया और ये y इज इक्वल टू 3x-1 ले लिया। ये भी आपको दिख रहा है -50 से लेकर +50 तक जा रहा है, x की कुछ भी वैल्यू इनपुट दे सकते हैं, हर जगह पे फंक्शन क्या डिफाइन है। तो इन सबकी डोमेन है, इन सबकी डोमेन क्या रही होगी, r, कोई समस्या नहीं है, ओके। सेकंड पार्ट बात करते हैं, इसमें डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। ये 1/, फंक्शन आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको 1/f ऑफ एक्स गिवन हो तो कंडीशन अप्लाइड करेंगे कि f ऑफ एक्स शुड बी नॉट इक्वल टू 0, 1/, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 करता तो x 0 होगा, वो पॉइंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, x 0 रहा होगा वो पॉइंट आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रिड्यूस करने के लिए आप इसकी डोमेन की अगर बात करते हो तो इसकी डोमेन हो जाएगी r-0। जब भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नंबर का डिनोट करना हो तो करली ब्रैकेट से करना, r-, इसको बोलते इस तरह से भी बोल सकते हो, r- एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 0, इसकी डोमेन रहेगी। अच्छा, ये 0 कहां पर हो रहा है, तो ये भी 0 नहीं होना चाहिए। इसके 0 होने के लिए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो x की वैल्यू नॉट पॉसिबल 1/3। इट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r- एलिमेंटल वैल्यू ऑफ 1/3, ओके। इसमें आ जाए ये 0 कहाँ पर हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू -4/5 है। आप इक्वल टू 0 करके देख लें, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, r- -4/5 है। तो क्लियर है, 1/, अगर फंक्शन गिवन हो, 1/, अगर फंक्शन गिवन हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है डोमेन फाइंड करने के लिए। इसके लिए सेकंड केस अभी मैंने आपको बताया था कि रूट ओवर में अगर कभी गिवन हो, आपको रूट ओवर अगर f ऑफ x कभी गिवन हो तो f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने चाहिए। आपको जो फंक्शन में रूट ओवर में जो वैल्यू वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होगी, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड एवरीवेयर। तो आप x रूट ओवर x है, तो x की वैल्यू इसको डिफाइन करने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस बात को आप समझ गए। मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ बस एक प्रैक्टिस के लिए कि आप किस तरह से बनाते थे 0 और ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव साइन लेते थे, पॉजिटिव से स्टार्ट करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये इक्वलिटी होल्ड है तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, सॉलिड सर्कल आएगा। सॉलिड सर्कल मीन्स पॉजिटिव रीजन लेंगे आप, ये रीजन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। एक्सिस बिलोंग्स टू 0 टू अप टू इन्फिनिटी, 0 अप टू इन्फिनिटी है, एक्सिस बिलोंग्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी है, इस तरह से डिफाइन कर देंगे। इसके लिए बात करते हैं,
तो रूट ओवर 3x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो पॉइंट क्या है आपका 1/3, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू समझ गए। x इज बिलोंग्स टू 1/3 टू अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ऑलवेज ओपन ब्रैकेट रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते ही क्या वैल्यू मिलेगी, x इज बिलोंग्स टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या पॉइंट आया -4/5, -4/5 से ग्रेटर देन वैल्यू ऑलवेज। तो क्लोज ब्रैकेट -4/5 टू अप टू इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शंस। इस तरह से ना आप किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। बस है ना 2-3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो डिटेल में सीखेंगे, फंक्शन पढ़ते जाएंगे, डोमेन सीखते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल जरूर हमारे क्लियर होने चाहिए। ओके, तो नोट कर लें। अगर नोट करने में आपको स्पीड में अगर प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे पता नहीं मोबाइल आपको अगर एप्लीकेबल कर रहा है कि नहीं स्क्रीनशॉट के लिए, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये आपके कोर्स में ना PDF अटैच होती है, आफ्टर बिफोर नोटेशन भी होती है, आफ्टर नोटेशन भी होती है, तो वो PDF आप डाउनलोड कर लें, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप जब भी अपने स्टडी करने बैठो तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यही फंक्शन है, बस मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा थोड़ा बेसिक चेंजेज है, कि जैसे अभी मैंने देखा था कि 1/√ओवर अगर f(x) गिवन है, 1/√ओवर अगर f(x) गिवन है, तो क्या कंडीशन थे कि सर f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, तो ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, x शुड बी ग्रेटर देन 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स x इज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, x इज बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी है। इसके लिए बात कर लें, 3x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो x की वैल्यू किससे ग्रेटर देन, 1/3 से ग्रेटर देन। 1/3 से भी हमने डायग्राम देखा था, क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट 1/3 टू इन्फिनिटी है। इसके लिए भी सेम कहानी है, इस बार +4 है, तो x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर हो रहा है, 4/5, तो 4/5 से ग्रेटर देन है, इधर पॉजिटिव लिया नेगेटिव लिया, तो ये वाला रीजन है। लेकिन इस बार है ना, मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर सॉलिड सर्कल बनाऊंगा, सॉरी हॉलो सर्कल बनाऊंगा। हॉलो सर्कल मतलब समझ गया क्यों बना रहा हूँ हॉलो, क्योंकि ये इक्वलिटी डिफाइंड नहीं होगी, तो इसका डोमेन रहेगा x इज बिलोंग्स टू 4/5 टू अप टू इन्फिनिटी है। क्लियर? अच्छा, अब आती बात सर कि इस तरह की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 1/x प्लस √x। तो अभी अभी ना इसकी कहानी में बता देता हूँ, इसको वापस से करते हैं इस क्वेश्चन को, कि जैसे अगर कभी भी ऐसा गिवन है, अगर कभी भी ऐसा गिवन है जिसमें दो फंक्शन गिवन हो, आपको दो फंक्शन इस तरह से गिवन है, लेट वन इज f(x) गिवन है, अनदर g(x) गिवन है। लेट f(x) की डोमेन अगर D1 है और g(x) की डोमेन D2 है, तो आपको अगर डोमेन फाइंड करनी है f ± g, f इंटू जी या f अपॉन जी है, f अपॉन जी, तो इन सब की जो डोमेन है ना, इन सब की डोमेन रहती है D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। आप इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, आप इंडिविजुअल फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे, फिर फाइनल फंक्शन के लिए क्या करेंगे, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, यह इनका रिजल्ट रहेगा। यहाँ पर g की वैल्यू 0 नहीं हो गया, वो हम पहली कंडीशन लगा दें। बस इतनी सी कहानी नोट कर लें, इसमें सब कुछ है ना, सब कुछ समरी आ गई इस बात की, कि अगर कोई फंक्शन f गिवन है, g गिवन है, तो अगर इस तरह से डोमेन फाइंड करनी ऑपरेशन में, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन में, तो उसकी डोमेन आएगी D1 इंटरसेक्शन D2। ध्यान रखना, आप फाइनल रिजल्ट निकालने से पहले आपकी फंक्शन की डोमेन भी डिफाइन होनी चाहिए। अभी गलती करोगे आप, है ना, इस गलती को मैं पहले से बोल देता हूँ क्या गलती करने वाले हैं। फाइनल फंक्शन निकालने से पहले फंक्शन की डोमेन, इंडिविजुअल डोमेन भी डिफाइन होनी चाहिए। ओके, तो जस्ट एज ए नोट कर लें आप इसको, और देखते हैं इस पे क्वेश्चंस किस तरह के बनेंगे। अब देखा, जैसे क्वेश्चन ये गिवन है, दो फंक्शन का समेशन दिखाई दे रहा है 1/x प्लस √x। तो 1/x प्लस √x में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंडिविजुअल डोमेन फाइंड करना है। इंडिविजुअल डोमेन की बात करता हूँ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ 1/x। तो डोमेन ऑफ 1/x की बात करता हूँ, तो दिस इज द डोमेन ऑफ r-0, ये रहा होगा। इसकी √x की अगर बात करूँ, √x की डोमेन अभी देखा था मैंने, पॉजिटिव नंबर होते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है ना, तो इसकी डोमेन के लिए क्या हो रहा है कि
जीरो टू अप टू इन्फिनिटी, अभी हम फाइंड भी कर चुके हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या लेना है, मुझे इंटरसेक्शन लेना है। मैं ना बिल्कुल बिगिनिंग लर्नर की तरह समझा रहा हूँ आपको ना, बिल्कुल आप जीरो से समझ रहे हो, आपको नहीं पता 11th डोमेन रेंज क्या थी, लेकिन 12th में आके समझ रहे हो। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा होगा, कौन बताएगा मुझे, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा होगा। तो समझे ना, आप क्या करें, जब भी डोमेन अगर गिवन हो और दोनों में से अगर कॉमन डोमेन अगर फाइंड करने हो, तो मैं बात बोलूँगा, दोनों में से जो स्मॉल हो ना, स्मॉल पार्ट को आप सेलेक्ट कर लो, स्मॉल पार्ट को आप सेलेक्ट किया करो, उसमें कंडीशन देख लिया करो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं है। मैं इस बात को बोलूँगा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इस तरह से डोमेन भी सेलेक्ट करने का एक फंडा बताऊंगा मैं आपको ना, जिससे आप बहुत वेरी क्विक डोमेन फाइंड कर सकते हो। अभी आप देखें यहाँ पर सिंपल तरीके से क्या करेंगे, आर माइनस जीरो, दोनों में स्मॉल पार्ट कौन सा है, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूड नहीं हो रहा, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दैट बना। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बनाए, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करते सर, ये बताओ, मैं तो नंबर लाइन से समझ आता है। तो कोई बात नहीं, ये देखो, इसकी नंबर लाइन क्या हो गया कि एंटायर वैल्यू है, ये हर एक वैल्यू बस जीरो पे पॉसिबल नहीं, जीरो पे मैंने हॉलो सर्कल बना दिया, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अगर नंबर लाइन बनाता हूं तो इसके लिए नंबर लाइन क्या रही होगी कि सर जीरो से लेके जीरो पे हॉलो सर्कल अप टू ये वाला रीजन, ये वाला, दोनों में कॉमन चेक करना है, दोनों में कॉमन चेक करना है। मेरे क्लास के हर एक विद्यार्थी को समझ आए, मैं ऐसा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझें, ये समझें। तो आप देखें दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन, कॉमन रीजन की बात करें तो कौन सा रहा है, पॉजिटिव रीजन को, पॉजिटिव रीजन को किस तरह से डिनोट कर सकते हो, एक्स इज बिलोंग टू जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो ओपन ब्रैकेट एट जीरो ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट रहेगा जीरो पर, क्लॉज नहीं आएगा क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। तो क्लियर है, दोनों में बस इंटरसेक्शन लेना है और बाकी सेम मेथड होता है। इसमें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको रूट ओवर समथिंग एक्स माइनस वन, आपको पता है एक्स माइनस वन रूट ओवर, ये न्यूमिनेटर में रूट ओवर गिवन है, तो क्या कंडीशन लगाएं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा, तो एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इट मींस एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन वन रही होगी। एट वन की बात करूं तो कौन सा ब्रैकेट आएगा, कौन सा सर्कल आएगा, सॉलिड है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड हो रही है। इसकी बात करें, ये हमने सीख रखा है, 11th क्लास में सीखा हुआ है कि जब भी आपको 5 माइनस एक्स, जब भी एक्स अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहले तो कंडीशन लगाई। सेकंड हमें पता है कि एक्स के आगे एक्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स का कोएफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स यहाँ पर नेगेटिव मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या करें, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये हमें बखूबी से आता है कि नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी विल बी चेंज, लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है। जैसे मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव, इट मीन्स एक्स की वैल्यू किससे लेस देन, फाइव से लेस देन, इधर वन से ग्रेटर देन हो रहा है, इधर फाइव से लेस देन हो रहा है। वैसे तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही समझदार हैं, फाइव से लेस देन ये वाला रीजन आएगा, ये वन से। अब दोनों में कॉमन रीजन क्या है, ये दोनों ही जगह क्या हो रही है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है, इट मीन्स एक्स इज बिलोंग्स टू फ्रॉम वन टू फाइव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये बात समझ आ गई ना मेरे क्लास के हर एक विद्यार्थी को, तो मेरा आज का लेक्चर लेना सफल हो गया। अगर समझ आएगा तो आप भी वहां पर टाइप करें यस सर, ओके, बाकी नोट कर ही लिया होगा। तो क्लियर है, डोमेन किस तरह से फाइंड करेंगे, बस आप है ना बेसिक कंडीशन ध्यान रखें, बेसिक कंडीशन क्या क्या अप्लाइड होती है, बाकी डोमेन निकालना बहुत ही आसान है। अब है ना कुछ रूल्स बता देता हूँ, जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी डोमेन अगर फंक्शन ऐप की डोमेन अगर D1 है, जी की डोमेन अगर D2 है, तो इन दोनों के समेशन की डोमेन है ना क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। समेशन की डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2, सब्ट्रैक्ट करें तो भी D1 इंटरसेक्शन D2, मल्टीप्लाइड करें तो भी अच्छा मल्टीप्लाइड के बाद में गिवन लिख लेना, मल्टीप्लाइड का नहीं लिख पाया, ऐप इंटू जी है, ऐप इंटू जी करें तो भी क्या रहेगा, D1 इंटरसेक्शन D2, D1 इंटरसेक्शन D2 ऐप इंटू जी के लिए भी, और ऐप अपॉन जी भी करेंगे तो भी D1 इंटरसेक्शन D2, बट क्या कंडीशन रहेगी, जी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, यह हमें पता है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो नहीं लेंगे। तो D1 इंटरसेक्शन D2 और जी की वैल्यू जीरो नहीं रही होगी। तो आप है ना एक बार में लिख लें सारी बातें कि अगर ऐप की डोमेन D1 है, जी की डोमेन D2 है, तो ऐप प्लस माइनस जी, ऐप इंटू जी एंड एफ अपॉन जी की डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 रहेगी, D1 इंटरसेक्शन D2 रहेगी, वेयर जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो।
इज इट क्लियर? यस। हाँ, तो अच्छा यहाँ पर दे रखा है इंटरसेक्ट का, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रहेगी कहानी है। इसके बाद में कुछ एग्जांपल देखते हैं कि आप ये फाइंड करें। एफ ऑफ एक्स समथिंग गिवन है, जी ऑफ एक्स समथिंग गिवन है, मुझे एफ प्लस माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी फाइंड करना है। तो देखें एफ प्लस माइनस जी है ना, तो सबसे पहले तो इसकी डोमेन बताओ आप। सर इसकी डोमेन तो कैसे फाइंड करें? तो आप है ना एक्स की वैल्यू कुछ सोचो, क्या कहीं पर फंक्शन अनडिफाइन होगा? तो ये इसमें x की हर एक वैल्यू इनपुट दे सकते हैं, ये फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं रहा होगा। अच्छा दूसरी बात है ना, अभी आगे चल के बताऊंगा कि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, हर जगह पे डिफाइन होता है, जिसकी डोमेन आर रही होती है। लेकिन यहाँ पर है ना बेसिक फंडे से समझ रहे हैं कि यहाँ पर x की हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है, फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं, इट मीन्स सर इट्स डोमेन विल बी आर। अच्छा इसकी बात करते हैं 3x² माइनस 1, ये भी हर जगह पे डिफाइन है, फंक्शन की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं देगा, तो इट्स डोमेन इज ऑल्सो आर। जब इसकी डोमेन आर है, इसकी भी डोमेन आर है, तो ए प्लस माइनस जी में तो कोई समस्या नहीं, इसकी डोमेन दोनों में इंटरसेक्शन, आर और आर का इंटरसेक्शन है ना ऑलवेज आर होता है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। बट कंडीशन इज दैट एप अपॉन जी, एप अपॉन जी में अभी मैंने बताया था कि जी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो आप जी जहां पर जीरो हो रहा है वो पॉइंट रिड्यूस करने पड़ेंगे आपको, और जी की वैल्यू अगर जीरो की बात करता हूं तो 3x² माइनस 1 नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वेयर इज x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, x की वैल्यू 1/√3 पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही होता है तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन फाइंड करें और डोमेन में से वो पॉइंट आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जहां पर ये वाला फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो वो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस एलिमेंटल वैल्यू ऑफ प्लस माइनस 1/√3, ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ओके तो आप है ना बिल्कुल सिंपल तरीका है, दो फंक्शन गिवन है तो दोनों की इंडिविजुअल डोमेन फाइंड कर लें और देन आप वो कंडीशन अप्लाई करके दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें। नोट करें इसको, जस्ट अ मिनट। क्लियर? ओके ओके ओके। तो अब बताएं इसकी डोमेन क्या रही होगी, डोमेन और रेंज है, तो देख लेते हैं। अच्छा रेंज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डोमेन की बात करें, सिंपल सा फंडा है ना। देखो सबसे पहले मैं इसकी डोमेन बताता हूँ, कोई समस्या नहीं, एफ ऑफ एक्स की डोमेन आपको पता है एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जीरो आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो आर में से क्या रिड्यूस करना है आपको, जीरो, तो ये हो गया, ये तो इसकी डोमेन हो गई। अच्छा इसकी बात करते हैं, तो जी ऑफ एक्स है ना, ये वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और ये जीरो कहाँ पर होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, 1, तो आप क्या करें इसमें से 1 को रिड्यूस करते हैं, तो आर माइनस 1, तो दोनों की ना इंडिविजुअल डोमेन फाइंड कर ली, दिस इज द डोमेन ऑफ एफ, दिस इज द डोमेन ऑफ जी, ऐसे आपने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको, एफ प्लस माइनस जी के लिए इंटरसेक्शन लेना है, एफ इंटू जी के लिए इंटरसेक्शन, दोनों के लिए कोई समस्या नहीं होती। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा होगा, तो देखो समझे समझे मेरी पूरी बात को समझना, आर माइनस जीरो और आर माइनस 1, इंटरसेक्शन इज दैट कि जीरो भी पॉसिबल ना हो और 1 भी पॉसिबल नहीं रहा होगा, और हर जगह पे फंक्शन डिपेंड होगा, बट ये दोनों वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप लिख लें आर माइनस 0,1, आर माइनस 0,1, दोनों का इंटरसेक्शन ये रहा होगा। अब क्वेश्चन इज दैट कि अगर एक अनदर पार्ट पूछता हूं मैं इसका, वो पार्ट ये है कि बताओ एफ अपॉन जी की डोमेन क्या होगी, एफ अपॉन जी की डोमेन क्या होगी। तो आप है ना इसमें एक गलती कर देते हो, वो गलती क्या है वो बता रहा हूँ, पहले मैं एफ अपॉन जी पूछता हूँ, आप है ना खुद फाइंड करो ना, मैं यहाँ पर है ना आपको ब्रेक दे देता हूँ, ब्रेक दे 30 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ, और आप है ना इसके एफ अपॉन जी की मुझे डोमेन फाइंड करके बताओगे। कितना 20 सेकंड्स काफ़ी है आई थिंक। अच्छा मिनट्स हो गए आपके, है ना, चलो हाँ 20 सेकंड तक काउंट करते हैं इसको, जैसे ही 40 पे आ जाएगा आपका टाइम ओवर हो जाएगा। या स्टॉप।
यस, डोमेन फाइंड होगी आई थिंक, है ना। देखिए समझे ना, इसकी डोमेन है ना, देखो क्या ही हो गया, फिर आंसर मैच करना। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो प्रॉपर भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एफ अपॉन जी किया सर, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिवाइड बाई क्या किया होगा, हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड की होगी। एफ ऑफ एक्स की बात करें तो वैल्यू गिवन है आपको 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर गिवन है 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा। तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस फंक्शन को ऐसा नोट कर देते हैं, ये जल्दबाजी नहीं, सही भी है ना, एक्स एक्स से चला गया, और इसकी डोमेन फाइंड करते वक्त बोल देते बस ये जीरो नहीं होगा। तो कई बच्चे या हो सकता है अपना भी ऐसा आंसर आया हो, हम बोल देते हैं आर माइनस जीरो इसका आंसर है सर, आर माइनस जीरो, ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको कि कोई फंक्शन की एफ अपॉन जी अगर डोमेन फाइंड करना तो फंक्शन एफ भी डिफाइन होनी चाहिए, जी भी डिफाइन होनी चाहिए, और आपको पता है जी फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसमें वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि लेट सपोज आपने अगर 1 पुट कर दिया तो ये वाला फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, तो ये ऑपरेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू ऑल्सो रिड्यूस द वैल्यू ऑफ 1, इट मीन्स इट्स डोमेन इज ऑल्सो आर माइनस 0,1। अगर ये आंसर आया है तो दैट इज योर करेक्ट आंसर है, और नहीं आया तो हम सीख चुके हैं कि ऐसी गलती हमें फ्यूचर में नहीं करनी है। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बिल्कुल कोरिलेटेड डोमेन से। अभी हमने देखा था कि एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस मतलब नेम से डिफाइनेड नेम से, उस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो विदाउट लिफ्ट योर पेन टिप है, विदाउट लिफ्ट योर पेन टिप आप है ना इस तरह से उसका ग्राफ बना दो, कॉन्टिन्यूसली ग्राफ बना दो। अब ऐसा नहीं सर आपने पेन लिफ्ट किया, नहीं, मैं इसको यहाँ से भी स्टार्ट करता था और ऐसे 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 कॉन्टिन्यूसली बनाता जाता, मुझे पेन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू जैसे साइन एक्स का ग्राफ है, तो साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। आगे चल के ना डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिटी में कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, किस तरह से फाइंड करते हैं। अभी तो सिर्फ इतना समझें कि एक ऐसा ग्राफ बना रहे हो फंक्शन का जिसमें आपको पेन लिफ्ट करने, पेन की टिप को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़े, सो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, अनदर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स ले लिया आपने, y इक्वल टू एक्स भी एक सिमिलर टाइप का ग्राफ होता है, इस पर पेन की टिप को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो दिस इज द ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, एटसेट्रा, एक ऐसे ग्राफ जिसको आप लगातार बना सकते हो इस तरह से। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके डन। जैसे और डिसकंटिन्यूअस सर कौन से ग्राफ होते हैं, तो अभी मैंने 10x का बनाता हूँ। देखो 10x का ग्राफ में अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन, तो अभी पहले जनरल बात करें, डोमेन की बात भी नहीं कर रहा। अगर ये फंक्शन की बात करूँ, एक फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ है ना, आपको क्या करना पड़ता है, इसके ग्राफ बनाते वक्त ऐसे बनाया और यहाँ पर पेन लिफ्ट करना पड़ा। अभी मैंने ग्राफ बना के बताया था आपको, फिर से बनाया, फिर से बनाया, फिर से बनाया, बीच बीच में ना पेन लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही है जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। और फंक्शन वो पॉइंट्स कौन कौन से हो रहे हैं, जैसे π/2 है, 3π/2 है, 5π/2 है, इधर बात करें तो -π/2 है, -3π/2 है। इट मीन्स ऑल दीज आर पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज अनडिफाइंड, वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। इट मीन्स ये फंक्शन की डोमेन में नहीं रहे होंगे। तो मैं 2 क्वेश्चन आस्क करता हूँ यहाँ से। फर्स्ट वन इज कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है, तो पॉइंट है आपके ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 2n + 1 π/2, इसको डिनोट करने के लिए बोल सकते हैं 2n + 1 π/2 फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर मैं पूछता हूँ व्हाट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो डोमेन की अगर डेफिनेशन को अगेन मैं कनेक्ट करता हूँ इस क्वेश्चन से, तो आपको बताया था डोमेन एक वो पार्ट था, डोमेन एक वो फंक्शन का पार्ट था जहां पर फंक्शन डिफाइन होता था, और फंक्शन को डिफाइन होने के लिए फंक्शन की सिंपल सी बात, अनडिफाइंड पॉइंट को हटा दो। तो अनडिफाइंड पॉइंट अगर रिड्यूस कर देता हूं मैं एंटायर रियल नंबर में से, तो फंक्शन वहां पर क्या हो रहा होगा, डिफाइन हो रहा होगा। तो अनडिफाइंड पॉइंट कौन से, अनडिफाइंड रीजन कौन सा, दैट इज द 2n + 1 π/2। इट मींस अगर मुझे इसकी डोमेन फाइंड करनी होती तो डोमेन में कैसे करता, रियल -2n + 1 π/2। और अगर आपको याद है
अगर आपको याद है तो 10x की डोमेन है ना, 10x की डोमेन यही रही होती है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्लियर? तो पता चल गया है हमें। एक और ग्राफ समझा देता हूँ 10x की जगह, चलो कोटेक्स का ही बनाते हैं। कोटेक्स का, जैसे कोटेक्स का ग्राफ लिया हमने, y इक्वल टू कोटेक्स फंक्शन लिया, तो कोटेक्स का ग्राफ है ना, अगर आपको याद है तो कहाँ कहाँ पर अनडिफाइन होता है, तो जीरो पे ना, जीरो पे एक तो अनडिफाइन होता है। मैं कुछ ब्रेक कर देता हूँ इस तरह से, ये इंटरवल है जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। अच्छा, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जीरो पे वैल्यू ना, जीरो पे वैल्यू उसको अनडिफाइन होता है, तो जीरो पे फंक्शन ग्राफ कुछ ऐसा जाता है। इस तरह से फंक्शन ग्राफ बनता है। आपको पता है ये वाला पॉइंट जीरो है, ये पाई, 2 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। अब बात करते हैं ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस कहाँ पर हो रहा है, तो एट जीरो, एट पाई, एट 2 पाई, एट माइनस पाई, एट माइनस 2 पाई। इट मीन्स इवन नहीं, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, हर एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, तो माइनस पाई, जीरो, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। इस बात को डिनोट करने के लिए इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि n इंटू पाई, n इंटू पाई है, वेयर n इज एनी बिलोंग्स टू इंटीजर। इस जगह पर n पाई पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ, अब डोमेन से कनेक्ट करते हैं, तो डोमेन क्या था, जहां पर फंक्शन डिफाइन होता है, और डिफाइन होने के लिए रियल में से वो पार्ट आप रिड्यूस कर दो जहां पर फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, या जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और वो पार्ट क्या है इसका, n पाई। तो इसकी डोमेन डिफाइन करने के लिए आप क्या करें, r माइनस इट्स डिसकंटिन्यूअस पार्ट, दैट विल बी n पाई। तो आपको अगर याद भी हो तो डोमेन ऑफ कोटेक्स क्या होता है, r माइनस n पाई, r माइनस n पाई है। रेंज की बात करें, रेंज आपको दिख रहा है माइनस वीडी से लेके प्लस वीडी तक, माइनस वीडी से लेके प्लस वीडी तक। तो इसकी रेंज की बात करें तो रेंज विल बिकम r, तो इसकी रेंज r रही होगी। इज इट क्लियर? तो इस तरह से किसी भी फंक्शन को आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, उसकी डोमेन और रेंज बता सकते हैं। ओके, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थे। इसके बाद है ना हम इसमें कुछ टाइप्स देखेंगे। अब ये अपन नेक्स्ट कमिंग पार्ट में देखेंगे टाइप ऑफ फंक्शन में। से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक वैसे हमने ग्राफ देख लिया, लेकिन ये इस वजह से यहाँ पर स्टॉप ले रहे हैं कि आप इसके ग्राफ बनाकर जरूर आना। ग्राफ, रेंज, डोमेन और ग्राफ के बारे में जितनी जानकारी आप ले सकते हो वो सब आप देख कर आना। तो नेक्स्ट कमिंग पार्ट में ना ये सब हम डिस्कशन करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयर ग्राफ, डोमेन, रेंज। इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन, रेंज और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आई होप कि आज का है ना लेक्चर एक बार रिकैप कराता हूँ क्या क्या हमने स्टडी किया था। क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए, नॉट ओनली फंक्शन, पूरे कैलकुलस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे हमने सेट से स्टार्ट किया था, सेट की सबसे पहले डेफिनेशन समझी थी, सेट को कौन कौन से टाइप के सेट्स होते हैं, ऑर्डर पेयर क्या होता है, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और फंक्शन की डेफिनेशन में फंक्शन क्या है, किस तरह से इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था इसके इमेज, प्री इमेज क्या होता है, डोमेन, को डोमेन क्या रहते हैं, और फंक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं। फिर डोमेन को डिटेल से स्टडी किया है, डोमेन में कौन कौन से रूल काम आते हैं, और उन रूल से रिलेटेड हमने एग्जाम्पल देखे हैं। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ से आगे ना इसकी असली पिक्चर स्टार्ट होगी कि वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन है ना, तो हर एक टाइप के हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जैसे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद अलजेब्रिक, जीआईएफ, सिग्नम, ये सारे फंक्शन डिटेल से डिस्कशन में देखते जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को रिवाइज जरूर करके आएँ, तभी नेक्स्ट कमिंग लेक्चर और समझ आएगा आपको, और भी हम इस पर क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कर पाएंगे। ओके ओके ओके, और कोई डाउट है तो आप शेयर करें, अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जहाँ पर चैट बॉक्स की बना वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, बाय बाय।